आज हम लोग बात करने वाले बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 6। चैप्टर 6 का पूरी तरह से चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया था। अब इसका हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको पता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन जिसको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही होता है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लिखना कैसे चाहिए, किस ढंग से लिखना चाहिए, कैसे उसको पॉइंट में लिखना चाहिए, पैराग्राफ में कैसे पैराग्राफ कहाँ चेंज करना है, कहां पर अंडरलाइन करना है, कौन कौन से पेन का इसमें प्रयोग होना चाहिए, कैसे लिखना होता है बेहतरीन ढंग से, वो सब इसमें हम बताएंगे। इससे पर ये भाग 2 है। भाग 1 में पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो चैप्टर 6 का लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन कर लिया। आपको पता है कि ये जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन खत्म होगा, इसका हम मॉडल सेट देंगे। और मॉडल सेट कहां पर देते हैं? टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर इससे पहले वाले चैप्टर का आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट के वहां से देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन का, इसमें से जितना क्वेश्चन हो सकता है सारे क्वेश्चन हम निकाल देंगे। एक क्वेश्चन करके निकाल कर और आपको बताएंगे कि इसका आंसर ऐसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको अंत तक आपको पूरा ये याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर बेहतरीन ढंग से लिखना कैसे है, कहां पर चार्ट बनाना है, कहां पर मैप बनाना है, सब एक एक करके सब बताएंगे। बस इसको अंत तक देखते रहिए। चलिए तो आज का क्वेश्चन है कि हुमायूं के चरित्र चित्रण कीजिए, या हुमायूं का चरित्र चित्रण कीजिए, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हुमायूं के साम्राज्य विस्तार का वर्णन करें। हुमायूं का साम्राज्य विस्तार का वर्णन करें, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हुमायूं के निर्वासित जीवन, हुमायूं के निर्वासित जीवन की विवेचना करें। हुमायूं के निर्वासित जीवन की विवेचना करें। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हुमायूं के बारे में कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, हुमायूं के सिर्फ रिलेटेड रहे। ये क्वेश्चन का आंसर यही होगा, ध्यान रखिएगा। मतलब हुमायूं के आसपास वो घूमे। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है इंट्रोडक्शन ही महत्वपूर्ण होता है। तो इंट्रोडक्शन कैसे बेहतरीन लिखना है वैसे उसको अभी देखेंगे हम लोग। तो चलिए, मतलब क्वेश्चन क्या है, हुमायूं का चरित्र चित्रण करना है, हुमायूं के बारे में क्या करना है, बताना है। तो चलिए, ये सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुमायूं के बारे में लिखते हैं। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। उसके बाद इसके पिता का नाम लिखेंगे। इसके पिता का नाम बाबर था और इसके 3 भाई थे। इतना हो गया, इसके 3 भाई थे, इतना लिख लिए ना। देखिए इसको अभी नोट बनाते जाइएगा। अब हम नोट्स चेक करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब हम बताएंगे कि किस दिन आप लोगों का नोट्स चेक किया जाएगा। उसी दिन एक दिन निश्चित करेंगे, जैसे हम ऑफलाइन में नोट्स चेक करते हैं, आप लोगों का भी नोट्स हम चेक करेंगे कि सब लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं, आप लोग सिर्फ बस देख कर छोड़ दे रहे हैं कि नोट्स बना रहे हैं कि ना बना रहे हैं। हम ऑफलाइन में नोट्स चेक करते हैं, तो आप लोग जो आप लोग भी नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं हम चेक करेंगे। एक दिन बताएंगे किस दिन आपको नोट्स क्या करना होगा। नोट्स को जैसे आंसर भेजते हैं ना टेलीग्राम ग्रुप में, वैसे ही नोट्स भी भेजना होगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो हम बताएंगे किस दिन आपको नोट्स भेजना है टेलीग्राम ग्रुप में। और चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक पूरा बढ़िया से नोट्स बना होना चाहिए। ये ऑफलाइन में सामने बच्चे रहते तो उनको तो होता है कि तुमको बना कर लाना ही लाना है और कैसे भी करके चेक करवाना है। लेकिन आप लोगों के ऊपर इसमें है कि आप लोग ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों के ऊपर है कि आप जल्द से जल्द क्या कीजिएगा। जिस दिन हम बोलेंगे कि हाँ इस दिन नोट्स दिखाइए, तो टेलीग्राम ग्रुप में नोट्स क्या करना है, उस दिन भेज देना है। और आपको फ्री पढ़ाई हो रहा है, कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, तो इसका थोड़ा सा सम्मान करना चाहिए। जो भी आपको फ्री में मिलता है उसका थोड़ा सम्मान करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए फ्री में क्यों मिल रहा है, अरे मिल रहा है फ्री में, इसका थोड़ा सम्मान कीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका नोट्स साथ साथ बनाते चले। इतना लिख लेना है नोट्स में, पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन जो बोले, उसके बाद इतना नोट्स में लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, यहां से लिखना है बाबर के पुत्र। यहाँ पर क्या लिखना है, बाबर के पुत्र। और ऐसा जो डायग्राम है बना देना, ऐसा डायग्राम और बाबर का पुत्र। पहला हुमायूं, कमरान, हिंदाल और अस्करी, ये चारों के बारे में बताया था ना, ऐसे लिख देना ताकि एग्जामिनर जैसे ही ये देखे उसके बाद इस चारों पुत्र का इसका नाम दिख जाए। उसके बाद क्या लिखना है, हुमायूं का प्रारंभिक जीवन। हुमायूं का क्या लिखना है, प्रारंभिक जीवन। हुमायूं का प्रारंभिक जीवन में सबसे पहले लिखेंगे कि हुमायूं का जन्म। क्या लिखेंगे यहाँ पर, हुमायूं का तो जन्म लिख दिया। यहाँ पर हुमायूं का जन्म यहाँ पर तो लिख ही दिए 1508 ईस्वी में हुआ था, तो दोबारा हुमायूं का जन्म नहीं लिखना है। अब क्या लिखना है कि हुमायूं प्रारंभ से ही, यहाँ पर क्या लिखना है, प्रारंभ यानी बचपन से हुमायूं को राजा बनने की प्रशिक्षण दिया जाने लगा। प्रशिक्षण बहुत सारे बच्चों को नहीं लिखना आता। हुमायूं को राजा बनने की प्रशिक्षण ऐसे लिखा जाता है, प्रशिक्षण दिया जाने
लगा, प्रशिक्षण दिया जाने लगा। बाकी तीनों भाइयों को, बाकी इसके तीनों भाइयों को भी राजा बनने का प्रशिक्षण दिए जाने लगा। लेकिन बचपन से ही हुमायूं काफी तेज था और काफी अच्छी तरह से सीख रहा था, जिसके कारण बाबर ने, जिसके कारण, इसके पिता कौन थे? बाबर। जिसके कारण बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया कि हमारे बाद, ये कौन बोल रहा है? ये बाबर बोल रहा है, इसमें सब लिखना है कि हमारे बाद राजा हुमायूं बनेगा। ये बाबर ने घोषणा किया। उसके बाद धीरे धीरे इनका उम्र बढ़ने लगा और इनको अलग अलग जगहों के सूबेदार बनाया गया। इनको अलग अलग जगहों का सूबेदार बनाया गया। हुमायूं को भी सूबेदार बनने की जिम्मेवारी मिली, ताकि राजा बनने से पहले एक राजा की तरह ही बेहतरीन प्रशिक्षण मिल सके और एक राज्य कैसे चलाया जाता है इसका अनुभव हुमायूं को हो सके। इसीलिए बाबर ने हुमायूं को सूबेदार नियुक्त किया। उसके बाद क्या, अब और 12 वर्ष की उम्र में नियुक्त कर दिया था, ध्यान रखिएगा, नियुक्त किया। उसके बाद क्या लिखना है? देखिए, ये हम सब पॉइंट में लिखवा रहे हैं, आपको लिखना है पैराग्राफ में। और पैराग्राफ में कैसे लिखना है? देखिए साइड में आपको पैराग्राफ दिखाई दे रहा होगा। पैराग्राफ में आपको ऐसे लिखना है, ऐसे पैराग्राफ में लिखना। हम तो पॉइंट इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे, पॉइंट वो याद रखेंगे तो सब चीज याद रहेगा। हम आपको लिखवाएंगे ऐसे पॉइंट में, लेकिन आपको लिखना है पैराग्राफ में। देखिए ऐसे पैराग्राफ में लिखना है, साइड में पैराग्राफ दिखाई दे रहा होगा। चलिए उसके बाद लिखेंगे दिए जाने लगा और उम्र बढ़ने लगी, ठीक है। अब लिखेंगे 1530 ईस्वी में, 1530 ईस्वी में बाबर के मृत्यु होने के बाद, बाबर के मृत्यु होने के बाद दिल्ली के राजगद्दी पर हुमायूं बैठा। इसने आंतरिक विद्रोह न हो इसके लिए अपने साम्राज्य को 4 हिस्सों में बांट दिया। आंतरिक विद्रोह न हो इसके लिए अपने साम्राज्य को 4 हिस्सों में बांट दिया। बाकी 3 हिस्सा अपने भाइयों को दे दिया और 1 हिस्सा अपने पास रख लिया, जो इसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। समझ में आ गया? इतना लिख लिए, सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उसके बाद लिखना प्रारंभिक कठिनाइयां, लिखकर अंडरलाइन डैश करना। प्रारंभिक कठिनाइयां लिखकर अंडरलाइन क्या करना है? डैश। उसके बाद लिखना है राजा बनने के बाद कई तरह के इसको विरोधों का सामना करना पड़ा और जीवन में प्रारंभिक कठिनाइयों, मतलब शुरुआती कठिनाइयों का सामना होना शुरू हुआ, लेकिन यह डट कर, निडर होकर अपने जीवन के प्रारंभिक कठिनाइयों का सामना किया। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 1 नंबर में, इसको लिखने के बाद सबसे पहले 1 नंबर साम्राज्य विभाजन, और यहां से लिखेंगे इसने अपने साम्राज्य का विभाजन 3 हिस्सों में कर दिया। विभाजन 3 नहीं 4 हिस्सों में कर दिया। विभाजन 4 हिस्सों में कर दिया। बाकी 3 हिस्सा अपने भाई को दे दिया। हिस्सा अपने भाइयों को दे दिया। भाइयों किसको? कमरान, हिंदा, लश्करी भाइयों को दे दिया, जो कि सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि बाद में एक भी भाई इसकी सहायता करने नहीं आए। देखिए इसको ये था ना, ये लिखना नहीं, हम ये इतना लिख लिया ना, उसके बाद हम अभी समझा रहे हैं जो समझिए। इसको ये था कि हम राजा बन जाएंगे और भाइयों के बीच अगर कुछ नहीं बंटवारा करेंगे, नहीं देंगे उनको, तो ये आपस में लड़ जाएंगे, ये हमसे ही लड़ने लगे। हम का विद्रोहियों को शांत करेंगे? जब पता चलेगा हमारे भाई हमारा सर फोड़ रहे हैं तो हम का विद्रोहियों को कुछ करेंगे? तो इसने कहा कि देखो कोई बात नहीं, जितना भी हिस्सा है 4 भागों में बांट दो, ले जाओ तुम अपना जो इधर लेकर जाना है, जो अपना हिस्सा लेना है ले लो, हमको ये वाला दिल्ली वाला हिस्सा छोड़ दो, बाकी जितना हिस्सा है अपना ले लो। तो बाकी जो देखिए यहाँ पर मैप भी आप बना सकते हैं, मैप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये मैप यहाँ पर देखिए, बाकी काबुल इधर वाला जो हिस्सा था ना, इधर वाला हिस्सा इधर वाला ये दे दिया इन लोगों को, और बाकी ये दिल्ली वाला जो हिस्सा था ये अपने पास रख लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे रिक्त राजकोष, लिखकर अंडरलाइन डैश। इसके जीवन की सब प्रारंभिक कठिनाई है, शुरुआत में सब कठिनाई आ रहा है। पहले साम्राज्य विभाजन हो गया, उसके बाद रिक्त राजकोष। रिक्त राज यानी खाली खजाना,
समझ लीजिए, खजाना हो गया खाली। कैसे, यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। बाबर के समय से ही राजकोष में कमी आने लगी। बाबर के समय ही राजकोष में कमी आने लगी। बाबर अपने दोनों हाथों से अपने धन को लुटाना शुरू कर दिया और लोगों के बीच बांटना शुरू कर दिया। इसने पानीपत की युद्ध जीतने के बाद, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पानीपत की युद्ध जीतने के बाद यहाँ पर काबुल था ना जी, काबुल के लोगों को एक एक चांदी का सिक्का बंटवाया। बताओ, तुम युद्ध जीत गए, चुनाव जीते हो, चुनाव भी कोई जीता है तो चांदी का सिक्का बंटवाता है जी? नहीं, ये चुनाव जीते हो कि तुम चांदी का सिक्का बंटवा रहे हो? चुनाव भी कोई जीतता है तो चांदी का सिक्का नहीं बंटवाता। ये युद्ध जीतने के बाद काबुल के लोगों को चांदी का सिक्का बंटवाया। लिखना है कि युद्ध जीतने के बाद, ये पानीपत के युद्ध जीतने के बाद काबुल के लोगों को चांदी का सिक्का बंटवाया। कौन? बाबर। उसके बाद बाबर ने सैनिकों पर लगने वाला तमाम कर को हटा दिया। मालवा का युद्ध जीतने के लिए सैनिकों पर लगने वाला तमाम कर हटा दिया और अपने पूरा धन को दोनों खुले हाथों से सैनिकों और लोगों के बीच लुटा दिया, जिसके कारण इसका राजकोष पूरी तरह से खाली हो गया था, जिसका खामियाजा हुमायूं को भुगतना पड़ा। लेकिन हुमायूं ने भी इस बात का ध्यान नहीं दिया और वो भी ऐसे ही अपने राजकोष को खर्च करने लगा। ठीक है, खर्च करने लगा। उसके बाद राजपूतों की समस्या, यहाँ पर क्या लिखेंगे, राजपूतों की। ये सब देखिए, ये सब बाबर ही छोड़ कर गया है तो इसकी समस्या आ रही है। पिता अगर दो चार को समस्या छोड़ कर जाते हैं तो बेटा पर आ ही जाता है। पिता अगर कोई समस्या छोड़कर, पिता जर्जर भवन छोड़कर जाएंगे तो गिरेगा किस पर? पिता तो निपट लिए हैं, बच्चा रह रहा है तो बच्चा पर गिर जाएगा ना वो। अगर जर्जर भवन ऊपर छोड़कर गए हैं, जर्जर का मतलब होता है कमजोर भवन छोड़कर गए हैं। ये बात बेटा को कम ही पता है कि ऊपर वाला भवन जो है जर्जर है। पिता का फाइल निपट गया, मृत्यु हो गया पिता का, अब बेटा वहीं पर रह रहा है, बारिश होगा टपाक से किस पर गिर जाएगा वो भवन? बेटा पर। ठीक वैसे ही हुआ। रिक्त राजकोष को दोनों हाथों से कौन लुटाया? बाबर। खमियाजा भुगतना पड़ गया हुमायूं को। अगला, राजपूतों और अफगानों से लड़ाई किया, मार किया बाबर। अब वो किसको पीटने के लिए आ रहे हैं? हुमायूं को। अब देखिए क्या हुआ राजपूतों की समस्या। राणा सांगा सबसे पहले बात है कि यहाँ पर अब लिखना शुरू करेंगे। मालवा का युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया, लेकिन उसके वंशज हारने के बाद उसके वंशजों में ये बात गहराई से बैठ गई थी कि मुगलों का शासन जड़ से उखाड़ कर फेंकना है, जिसके कारण बार बार मुगलों के साम्राज्य पर राजपूत आक्रमण करते रहते थे, जिसके कारण हुमायूं के शासन काल में भी कई बार आक्रमण हुए। राजपूतों द्वारा कई बार आक्रमण हुए। राजपूत की समस्या अलग थी। अफगानों में कौन था? इब्राहिम लोदी वाला फाइल तो निपट गया था, लेकिन उसके वंशज अभी बचे हुए थे। वंशज को था ना कि हमारे वंशज को तुम हराए हो। वैसे भी हराने के बाद ये देखिए, आलम खां लोधी, दौलत खां लोधी, ये दोनों था कि दोनों को लग रहा था कि ये आएगा बाबर, अब यहाँ से लूट उठ कर चला जाएगा, लेकिन बाबर तो यहीं पर रह गया। तो ये भी दुश्मन बन गए। कौन? आलम खां लोधी और ये आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी, ये दोनों भी क्या हो गए? दुश्मन बन गए। यहाँ पर क्या लिखेंगे? अफगान समस्या। यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। इब्राहिम लोदी के पानीपत के युद्ध में बाबर द्वारा हारने के बाद इसके वंशजों द्वारा भी ये निर्णय किया गया कि मुगलों का साम्राज्य भारत से उखाड़ कर फेंकना है, जिसके कारण बार बार वो भी मुगलों के साम्राज्य पर आक्रमण करते रहते थे और ये आक्रमण हुमायूं के समय भी जारी रहा। जारी रहा। हो गया इतना। बहुत विस्तार से एकदम बढ़िया से एकदम लिखना है और नोट्स बनाना है। हम नोट्स चेक करेंगे, हम बताएंगे कि नोट्स आपको कब टेलीग्राम ग्रुप में भेजना है और सबको नोट्स भेजना है। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आप ऑफलाइन में नहीं पढ़ रहे, ऑनलाइन पढ़ रहे तो नोट्स नहीं भेजेंगे। नोट्स सबको क्या करना है? भेजना। हम पढ़ा रहे हैं आपको ना, तो नोट्स क्या करना है? इतना अच्छा से लिखवाना। हमें नहीं लगता कोई इतना अच्छा से बताएगा आपको कि आंसर लिखना कैसे है बोर्ड पर। वो भी बोर्ड पर बता रहे हैं कि आंसर लिखना है कैसे। एक भी पॉइंट छोड़ नहीं रहे हैं। इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं तो नोट्स भी बना रहे होंगे। तो नोट्स भेजना है। ध्यान रखिएगा, कब भेजना है वो हम बताएंगे। अभी टेलीग्राम ग्रुप में नहीं भेजना है, जब बोलेंगे तब भेजना है। अब बात करते हैं सैन्य अभियान। सबसे पहले कालिंजर का सैन्य अभियान देखते हैं। कालिंजर, इसने राजा बनने के बाद सबसे पहला, जो पता नहीं इन लोगों के दिमाग में क्या रहता था, पहले कालिंजरे पर आक्रमण कर देता था
उसने भी आक्रमण किया था। कौन ये शेरशाह सूरी ने भी कलिंजर पर आक्रमण किया था। बाकी आने वाले ये अकबर ने भी कलिंजर पर, सब पता नहीं कलिंजर पर कहा आक्रमण करता था। कलिंजर सबसे पहले क्या किया इसने, कलिंजर पर आक्रमण किया। तो कलिंजर पर ये आक्रमण किया था। कलिंजर पर आक्रमण करने के बाद इसको सफलता मिली और कलिंजर को इसने जीत लिया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कलिंजर पर आक्रमण करने के बाद कलिंजर सफलता मिली, 1531 में किया था। कलिंजर पर आक्रमण करने के बाद इसको सफलता मिली और ये कलिंजर को जीत लिया। उसके बाद चौसा का युद्ध, 1539 और बिलग्राम वाला 1540। ये दोनों युद्ध हुआ था। अब देखिए चौसा का युद्ध, चौसा के मैदान में बक्सर के पास। चौसा का युद्ध चौसा के मैदान में बक्सर के पास चौसा के मैदान में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया, जिसमें हुमायूं की पराजय, दोनों में से किसी की पराजय नहीं माना जाता है। जिसमें हुमायूं की पराजय हुई, बुरी तरह से हुमायूं की हार हुई और वहां पर बाढ़ आने के कारण हुमायूं की सेना के अधिकतर सैनिक, घोड़े, हथियार पानी में बह गए और खासकर हुमायूं भी पानी में बह गए। चुनार वाला किला वाला कहानी सुनाया था ना, किला में कैसे था वो 3-4 महीने तक चुनार का किला घेरा हुआ था। कौन, हुमायूं चुनार का किला घेरा हुआ था। उसको लग रहा था कि ये इसी में शेरशाह सूरी है। शेरशाह सूरी सचमुच उसी में था, जानबूझ के घेरवाया था। तो आ गया बाढ़, कौन दह गया, हुमायूं दह गया। तो यहाँ पर क्या लिखना है, चौसा का मैदान में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं की हार हुई और अधिकतर उसकी सेना पानी में दह गई। खासकर हुमायूं भी पानी में दह गया, बाढ़ में दह गया। लेकिन हुमायूं को निजाम नाम के एक नाविक ने, यानी कि नाव चलाने वालों ने उसकी जान बचाई। जिसके बाद हुमायूं ने उससे निजाम से ये कहा कि तुम दिल्ली आना, एक दिन के लिए तुम्हें शासक बनाएंगे। और जब निजाम दिल्ली पहुंचा तो एक दिन के लिए निजाम को राजा बनाया गया। उसने चमड़ा का सिक्का चलवाया। ये हो गया चौसा वाला युद्ध खत्म। आगे बढ़ते हैं, बिलग्राम का युद्ध। पुनः 1540 ईस्वी में कन्नौज में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच बिलग्राम का युद्ध, यानी कन्नौज का युद्ध हुआ। उसमें हुमायूं की बुरी तरह से पराजय हुई और शेरशाह सूरी की एक बड़ी जीत हुई। और जिसके बाद हुमायूं को दिल्ली का राजगद्दी छोड़ना पड़ा और दिल्ली से भागना पड़ा। और वहां पर दिल्ली में सूर्यवंश की स्थापना हुई और शेरशाह सूरी राजा बन गए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, शेरशाह सूरी राजा बन गया। और उसके बाद हुमायूं को निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। हुमायूं को कौन सा जीवन व्यतीत करना, निर्वासित जीवन व्यतीत करना। अब निर्वासित जीवन लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कन्नौज के युद्ध हारने के बाद हुमायूं को निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा और अपने ही राज्य में इधर उधर भागना पड़ा। जिसके बाद ये वाला बात भी लिखेंगे, अपने पत्नी को छोड़कर कहाँ गया था, अमरकोट के राजा 20 साल के यहाँ। तो यहाँ पर लिखेंगे अपने पत्नी को अमरकोट के राजा 20 साल के दरबार में, वहां पर उनसे रहने की अनुमति मांगकर और वहां पर अपने पत्नी को छोड़कर और ये काबुल निकल गया। ये अपने निर्वासित जीवन के दौरान काबुल निकल गया। और काबुल जाने के बाद वहां पर अपनी सेना को संगठित किया और सही समय का इंतजार कर रहा था कि कब सही समय आया और भारत पर आक्रमण किया जाए। जिसके बाद इसका सही समय आया और शेरशाह सूरी की भी मृत्यु हो गई। कलिंजर वाला तो पता ही, कलिंजर वो बम फेंक रहे तो पता चला अपने वो बम आके गिर गया शेरशाह सूरी वाला। शेरशाह सूरी की भी मृत्यु हो गई और इस्लाम शाह सूरी, उसका पुत्र इस्लाम शाह सूरी की मृत्यु हो गई। जिसके कारण सूर्यवंश काफी कमजोर, दिल्ली में काफी कमजोर पड़ गया। और उस समय हुमायूं अपनी काबुल से सेना संगठित कर और भारत में प्रवेश करने लगा। सबसे यहाँ पर कई और उधर तो युद्ध हुए, तो छोटे छोटे युद्ध नहीं लिखेंगे। सबसे पहले क्या, मछीवाड़ा का युद्ध लिखेंगे। 1555 में भारत में प्रवेश करने के दौरान सबसे पहले मछीवाड़ा का युद्ध हुआ और मछीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं की जीत हुई। हुमायूं की तरफ से बैरम खां एक कुशल सेनापति के रूप में काम कर रहा था। उसके बाद सरहिंद का युद्ध 1555 में ही भारत में प्रवेश के दौरान अब दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने के लिए सरहिंद का युद्ध हुमायूं के लिए जीतना बहुत ही जरूरी था। तो यहाँ पर सरहिंद का युद्ध हुआ सिकंदर लोदी और बैरम खां के बीच, यानी कि हुमायूं की सेना के बीच। और हुमायूं की सेना का नेतृत्व बैरम खां कर रहे थे। और यहाँ पर बैरम खां द्वारा सिकंदर शाह लोदी के सेना, सिकंदर शाह लोदी बोल रहे हैं क्या,
सिकंदर शाह सूरी होगा। सिकंदर शाह सूरी के सेना को हराया गया। सिकंदर शाह सूरी के सेना को हराया गया और दिल्ली की राजगद्दी पर हुमायूं का शासन पुनः स्थापित हो गया। दिल्ली की राजगद्दी पर हुमायूं का शासन पुनः स्थापित हो गया। इतना लिख लिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, और फिर नीचे निष्कर्ष भी लिखना है ना। हुमायूं दोबारा राजगद्दी पर बैठने के बाद अकबर को, अपना पुत्र अकबर को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया। उसके बाद जब ये अपने पुस्तकालय दिन पनाह की सीढ़ियों से उतर रहा था तो सीढ़ियों से गिरने के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। इस पर एक प्रसिद्ध इतिहासकार लेनपुल ने, कौन सा इतिहासकार, लेनपुल, ये नीचे इस जगह छोड़कर लिखना है। लेनपुल ने कहा है कि ये हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते ही इसकी मृत्यु हो गई। इतना हो गया, ये हो गया खत्म। ये जो आंसर हो गया इसका खत्म हो गया। हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।